हेलो एंड वेलकम टू इंडियाज डीएनए बीएसएफ एसआई का रिक्रूटमेंट का डिटेल नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर भी कर दिया था। नोटिफिकेशन में थोड़े बहुत डाउट आ रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स को, क्योंकि रिक्रूटमेंट प्रोसेस में थोड़े चेंजेस हुए, उसके साथ ही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में भी थोड़े चेंजेस हैं, तो उसकी वजह से स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हैं। तो मैं जो है इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ें एक एक करके क्लियर कर दूंगा। डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, जितने पॉइंट आपके काम के हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है, वो सारे पॉइंट एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। देखो, ये जो आपका रिक्रूटमेंट आया है ये बीएसएफ की तरफ से आया है। इंजीनियरिंग सेटअप के अंदर एसआई की पोस्ट आई है। आपको नोटिफिकेशन में कई जगह एसआई दिखेगा, कई जगह जूनियर इंजीनियर दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बीएसएफ में एसआई और जूनियर इंजीनियर दोनों इक्विवेलेंट होते हैं, एक ही पोस्ट होती है। तो पहला तो यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना। और एसआई की वैकेंसी जो है बीएसएफ में हर साल आती रहती है, आप लोगों को पता ही होगा। नंबर ऑफ वैकेंसी इस बार जो आई है वो सब इंस्पेक्टर वर्क्स में जो आई है, सब इंस्पेक्टर वर्क्स जो होता है वो सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए होता है। उसमें टोटल पोस्ट आपकी आई है 13, ठीक है। एक सर्विसमैन की आई है तो 14 पोस्ट हो गई। ये जो 13 पोस्ट है इसमें 7 यूआर की सीट है, ईडब्ल्यूएस की कोई सीट नहीं आई है, ओबीसी की 2 सीट है, एससी की 3 सीट है और 1 सीट जो है आपकी एसटी की रिजर्व है, ठीक है। इसी तरीके से जो आपकी इलेक्ट्रिकल के लिए है टोटल 9 सीट आई है, 5 आपकी यूआर की है, 1 ईडब्ल्यूएस है, 2 ओबीसी है, 0 एससी है और एसटी की 1 सीट है। और इसी तरीके से एक सर्विसमैन की भी 1 सीट आई है। तो इस तरीके से आपकी जो है टोटल सीटें आई है, सिविल वालों के लिए 13 और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 9। बीएसएफ में जो एसआई का रिक्रूटमेंट होता है वो पे मैट्रिक्स लेवल 6 के ऊपर होता है। जो आपका सेंटर में जितने भी जेई होते हैं, चाहे वो एसएससी से जा रहे हैं चाहे वो रेलवे से जा रहे हैं, वो सारे लेवल 6 पे जाते हैं, जिनका बेसिक पे जो रहता है 35,400 रहता है। और आपका जो ग्रेड पे रहेगा, ठीक है, ग्रेड पे जो रहेगा वो 4200 रहेगा। तो 4200 ग्रेड पे के हिसाब से जो है सेंटर में जेई होते हैं और उसी हिसाब से यहाँ पे भी है। तो ग्रेड पे आपका सेम ही है, जितना एसएससी में सैलरी मिलती है लगभग उतनी सैलरी मिलेगी। अलाउंस थोड़े बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो बात होगी कितनी पोस्ट आई है, क्या सैलरी आप लोगों को मिलेगी। अप्लाई किस तरीके से करना है फॉर्म को, ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको। ऑनलाइन मोड के अंदर आपको फॉर्म अप्लाई करना है। ये बीएसएफ की जो साइट है इसके ऊपर आपको फॉर्म मिल जाएगा 17 तारीख से, ठीक है। 17 तारीख से फॉर्म चालू हो गए हैं और लास्ट डेट आपकी 15 अप्रैल। 15 अप्रैल से पहले आप लोगों को फॉर्म लगा देना, ठीक है। तो ये होगी कि फॉर्म कब से कब तक आपके मिलेंगे। अब चलते हैं अपन फॉर्म की फ़ीस कितनी है भाई। फॉर्म की 200 रुपये फीस है और 47 रुपये कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे आप लोगों के। और जनरल और ओबीसी के आपके पैसे लगेंगे। फीमेल कैंडिडेट के कोई पैसा नहीं लगेगा, एससी एसटी वालों के कोई पैसा नहीं लगेगा। और अगर कोई किसी के पिताजी बीएसएफ में है तो उसके भी कोई पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। तो फीस जो है वही है जो पहले थी। अब देखो यहाँ पे एज लिमिट, देखो एज लिमिट जो है एसआई चाहे इलेक्ट्रिकल का हो चाहे तो वो सिविल का हो, दोनों के लिए जो है 30 साल एज लिमिट लिखी है। यूआर कैटेगरी के लिए, यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 30 साल से ऊपर की एज यहाँ पे अलाउड नहीं है। और जो एज आपकी कैलकुलेट की जाएगी वो फॉरम की जो क्लोजिंग डेट होगी, ठीक है। फॉरम की जो क्लोजिंग डेट है 15 अप्रैल, 15 अप्रैल तक आप लोग 30 साल से नीचे के होने चाहिए, ठीक है। ये आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना। उसके बाद देखो एज में रिलैक्सेशन मिलता ही है, एससी एसटी को 5 साल का और ओबीसी को 3 साल का। तो उसी हिसाब से यहाँ पे भी रिलैक्सेशन आप लोगों को मिल जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं। ये चीज़ें तो सारी सेम ही है। अब देखो कन्फ्यूजन सबसे बड़ा यहाँ पे हो रहा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। जो सिविल वाले हैं चाहे इलेक्ट्रिकल वाले हैं, दोनों को क्या चाहिए, 3 साल का डिप्लोमा चाहिए, ठीक है। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर क्या डिग्री वाले अलाउड है कि नहीं, क्योंकि कई जगह आप लोगों ने देखा कि वहाँ डिप्लोमा भी अलाउड होता है और डिग्री भी अलाउड होता है और लिखा केवल डिप्लोमा ही होता है। तो इसमें ऐसा नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना। जिसके पास डिप्लोमा है केवल वही फॉर्म लगा सकता है, ठीक है। ऐसा कैंडिडेट जिसने डिप्लोमा भी किया उसके बाद डिग्री करी है तो वो फॉर्म लगा सकता है, लेकिन जिसने केवल बीटेक करी है वो फॉर्म नहीं लगा सकता। और यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया, पहले क्या था डिग्री वाले अलाउड थे, लेकिन जो पुराना नोटिफिकेशन है उसमें आप जाके देखोगे तो यहाँ पे लिखा आता है और इक्विवेलेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, लेकिन इस बार ये हटा दिया है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। और उसके बाद देखो इन्होंने क्लियरिटी देने के लिए नीचे एक नोट भी लिखा है और उस नोट में साफ साफ लिखा है कि डिप्लोमा जो है इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा अगर आपके पास में कोई भी क्वालिफिकेशन है, चाहे आपने पहले कुछ कर रखा हो बाद में कुछ कर रखा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। 3 साल का डिप्लोमा होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया है। डिग्री वाले फॉर्म नहीं लगा सकते, केवल डिप्लोमा वाले फॉर्म लगा सकते हैं। डिग्री वालों के लिए एक जो दूसरा असिस्टेंट कमांडेंट का फॉर्म आता है तो उसके अंदर डिप्लोमा वाले फॉर्म नहीं लगा सकते, उसमें केवल डिग्री वाले लगा सकते हैं। इसलिए इन लोगों ने क्या किया, इस बार यहाँ से हटा दिया, ठीक है। यहाँ से डिग्री वालों को निकाल दिया और वहाँ पे डिप्लोमा वाले नहीं लगा सकते। तो ऐसे करके दोनों के लिए अलग अलग कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ध्यान रखना। असिस्टेंट कमांडेंट का जो फॉर्म होता है ना वो 5400 ग्रेड पे के ऊपर होता है, वो क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर की पोस्ट होती है। और ये जो है नॉन गेजेटेड पोस्ट है बी ग्रुप की, इसलिए यहाँ पे जो है डिग्री वालों को अलाउड इन्होंने नहीं किया है। तो डिग्री वाले जो है फॉर्म अब नहीं लगा सकते, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर में भी थोड़ा सा चेंज हुआ है। पहले क्या होता था, पिछले साल तो नहीं था लेकिन उससे पहले क्या होता था, इंटरव्यू होता था, ठीक है। 2 पेपर होते हैं और उसके बाद इंटरव्यू होता था, लेकिन अब जो है चेंज हो गया पिछले साल से ही। अब आप लोगों को केवल 2 पेपर देने होते हैं। पहला जो पेपर रहेगा आप लोगों का
वो रहेगा एमसीक्यू टाइप, ठीक है, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन आएंगे। और ओएमआर शीट आप लोगों को भरनी होगी। ऑफलाइन आप लोगों का पेपर होएगा 1.5 घंटे का, ठीक है, 1 घंटे 30 मिनट का आपका पेपर होएगा। और डिप्लोमा का पेपर है तो ऑब्वियसली बात है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर आप लोगों को पेपर मिलेगा। तो डिप्लोमा वालों को टेंशन करने की जरूरत नहीं है कि उनको हिंदी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ठीक है। देखो ऑब्जेक्टिव टाइप जो पहला पेपर आप लोगों का होएगा उसके अंदर 3 पार्ट होंगे, ए बी सी। पहला जो पार्ट होएगा उसके अंदर आपकी रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के। दूसरा जो पार्ट होएगा उसमें जनरल अवेयरनेस होएगी। जनरल अवेयरनेस वही है जो एसएससी के सिलेबस के अंदर है, करंट अफेयर्स और सारा का सारा जीके, ठीक है। उसके भी 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के। और सिविल इंजीनियरिंग के जो है आपके 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के। और अगर आप इलेक्ट्रिकल से हो तो इलेक्ट्रिकल के होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर के होंगे। 1 घंटे 30 मिनट का आपका पेपर होगा, पेपर 1। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके अंदर क्या होता है, 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 होता है वो एमसीक्यू टाइप होता है, और पेपर 2 जो होता है वो कॉन्वेंशनल टाइप होता है, ठीक है। उसके अंदर आप लोगों को कॉपी मिलेगी, उसमें लिखना होगा, जैसे पहले एसएससी में मेंस होता था ना। लेकिन पिछली बार देखो क्या हुआ, पहले तो क्या होता था, पिछले साल से पहले क्या होता था, दोनों पेपर सेम डे होते थे। पहला पेपर एमसीक्यू टाइप होएगा, उसके बाद में जो है 1.5 से 2 घंटे का आप लोगों को गैप मिल जाएगा। 1.5 से 2 घंटे का गैप मिलता था और उसके बाद में ये दूसरा पेपर आप लोगों को दे दिया जाता है। लेकिन पिछली बार पता क्या हुआ, नोटिफिकेशन में लिखा नहीं था कि 2 पेपर होंगे, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, एमसीक्यू टाइप पहला पेपर ले लिया, उसके बाद बच्चों को भेज दिया। और उसके बाद में जो 15 दिन बाद में बच्चों के पास मेल आ रहे हैं कि पेपर 2 का एडमिट कार्ड जारी हो गया। ना तो उन्होंने कोई डेट बताई ना कुछ और बताया, सीधा ही एडमिट कार्ड दे दिया पेपर 2 का। तो बच्चे तैयारी नहीं कर पाए। और पेपर 2 कॉन्वेंशनल टाइप था तो कट ऑफ बहुत नीचे चली गई, ठीक है। तो कट ऑफ कितनी थी वो आप अपन जो अलग से डिस्कस करेंगे। काफ़ी कम कट ऑफ थी। अगर आप लोगों को बताऊं तो मैं यूआर की जो कट ऑफ थी सिविल की वो 125 नंबर ही थी ओनली, ठीक है, 200 में से। तो ये आप लोग देख लो, लगभग 50% नंबर जो आप लोग ला रहे थे तो सारे सेलेक्ट हो रहे थे। और 50% मिनिमम लाना भी जरूरी है, वो भी आगे आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पिछली बार थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था कि पेपर 2 इन्होंने बाद में लिया था, वैसे तो साथ ही होता है, ठीक है। अब पेपर 2 में क्या पूछा जाएगा, पेपर 2 आपका 2 घंटे का पेपर होएगा, ठीक है। और जो सिविल वाले हैं उनके 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आप लोगों को करने होंगे, ठीक है। हर क्वेश्चन 10 नंबर का होएगा, ठीक है। 10 क्वेश्चन होंगे और 10 नंबर का एक क्वेश्चन होएगा, तो टोटल 100 नंबर हो गए ना, ठीक है। 12 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, जिनमें से आपको 10 क्वेश्चन कोई से चूज करने हैं, 2 क्वेश्चन छोड़ देने हैं, ठीक है। तो 10 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और ऐसे 100 नंबर का आप लोगों का पेपर होगा। और सेम इलेक्ट्रिकल में यही पैटर्न रहेगा, ठीक है। तो 100 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव हो गया और 100 नंबर का आपका कॉन्वेंशनल हो गया, ठीक है। अब ये दोनों पेपर इस बार एक साथ होंगे कि अलग अलग होंगे, ऐसा कुछ भी लिखा नहीं है नोटिफिकेशन में। लेकिन पिछली बार जो थोड़ा गड़बड़ हो गया था, और उससे पहले जब भी पेपर हुए हैं तो दोनों सेम डे हुए, ठीक है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद देखो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ईच पेपर में, ठीक है। चाहे पेपर 1 में भी आपको 50% चाहिए अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से हो, और पेपर 2 में भी 50 चाहिए। इस तरीके से नहीं चलेगा कि आप पेपर 1 के अंदर जो है 40 नंबर ले आए और पेपर 2 में 60 ले आए और आपके टोटल हो गए 100-200 में से, और आप बोले 50% हो गए। ये नहीं चलेगा। यहाँ पे भी आपके मिनिमम 50 नंबर तो होने ही होने चाहिए और यहाँ पे भी 50 होने चाहिए। दोनों पेपर के अंदर 50-50% होना कंपलसरी है, ठीक है। यह बात आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो पेपर 1 में 50% ले आए लेकिन पेपर 2 में नहीं आ पाए, तो बाहर हो गए, डिस्क्वालीफाई हो गए, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे है। और SC/ST वालों को 45% चाहिए, ठीक है। जो आपका जो पेपर 1 और पेपर 2 है उन दोनों को मिला के कट ऑफ बनेगी, और 6 गुना जितनी आपकी वैकेंसीज है, जैसे 13 पोस्ट है तो 13 गुना 6 कर लो, इतने कैंडिडेट को जो है आप लोगों को आगे फिजिकल और मेडिकल के लिए क्वालिफाई किया जाएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। और आपका री इवोल्यूशन नहीं होगा, आंसर शीट का री इवोल्यूशन नहीं होगा। अगर किसी के अंदर कम नंबर दे दिए या कोई क्वेश्चन छोड़ दिया बिना चेक किया, तो री इवोल्यूशन का यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है। बाकी सब एग्जाम में री इवोल्यूशन होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान रखना, आपके लक के ऊपर है, अगर कोई क्वेश्चन छूट गया तो छूट ही गया, ठीक है। तो ये जो 6 गुना कैंडिडेट होंगे उन लोगों को बुलाया जाएगा सेकंड फेज एग्जामिनेशन के लिए, जिसके अंदर आपका पीईटी होगा, ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में देखो क्या होगा, आपकी दौड़ होगी 1600 मीटर की, मतलब 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी। मेल के लिए 7 मिनट में पूरी करनी होगी, और फीमेल के 800 मीटर की दौड़ होगी, 5 मिनट के अंदर उनको पूरी करनी होगी, ठीक है। लॉन्ग जंप होएगा मेल के लिए 11 फीट का और फीमेल के लिए 8 फीट का, और 3-3 चांस दिए जाएंगे। मान लो पहले चांस में आपने क्लियर कर पाए तो दूसरे में कर लो, तीसरे में कर लो, ठीक है, 3 चांस मिलेंगे। इसी तरीके से हाई जंप होएगा मेल के लिए 3.5 फीट का और फीमेल के लिए 2.5 फीट का, ठीक है। तो ये पैरामीटर्स है कुछ जो इन्होंने दिए हैं, तो इसके हिसाब से आप लोग देख लेना भाई। हाइट जो है मेल को मिनिमम चाहिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल को चाहिए 157 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है जो ट्राइब एरिया से आते हैं, आदिवासी आ जाए, जो मिजोरम और नागा उस एरिया से आते हैं, नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए मेल को, और फीमेल को चाहिए 157 सेंटीमीटर। उसके बाद देखो चेस्ट जो है मिनिमम आप लोगों की मेल की होनी चाहिए 76 सेंटीमीटर, और उसके बाद 5 सेंटीमीटर आपको फुलानी है। तो फुलाने के बाद में जो है चेस्ट होनी चाहिए 81 सेंटीमीटर, ठीक है। और फीमेल के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है।
उनको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वेट जो है मेल के लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन फीमेल का जो है मिनिमम वेट होना चाहिए 46 kg, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के उसके बाद ही फॉर्म भरना भाई, उसके बाद ही तैयारी करना। और देखो मेडिकल स्टैंडर्ड जो है ना वो बड़े ही खतरनाक है भाई। इसके मेडिकल स्टैंडर्ड एग्जैक्टली वही है जो अग्निवीर के और उनके होते हैं ना, बिल्कुल वही, ठीक है। आपको जो है नियर विजन के अंदर N6 और N9 चाहिए, ठीक है। बेटर आई जो रहेगी उसका N6 जो है मिनिमम स्टैंडर्ड होना चाहिए और वर्स आई का N9 होना चाहिए, और डिस्टेंस विजन में 6/6 और 6/9 चाहिए। मतलब आप ये मान के चलो कि आपके चश्मे का कोई नंबर नहीं है ना तो आप क्वालिफाई हो, अगर आपके चश्मा है तो आप बिल्कुल क्वालिफाई नहीं हो। और यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा है रिफ्रैक्शन, मतलब अगर आपने कोई भी सर्जरी करवाई है, चाहे लेसिंग करवाई हो, कुछ भी करवाया हो सर्जरी, तो वो अलाउड नहीं है, वो चेक करी जाएगी। तो अगर आपके चश्मा नहीं है, आपने सर्जरी भी नहीं कराई, तो आप लोग एलिजिबल हो, अदरवाइज आप लोग भूल जाओ इसको, ठीक है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना भाई, चश्मा जो लगाते हैं जिनके भी विजन में प्रॉब्लम है वो लोग अलाउड नहीं है। उसके अलावा देखो वो सारी चीज़ें चेक करी जाएगी फिजिकल में जो अग्निवीर वालों को चेक करते हैं, जैसे नोक नीज हो गया, फ्लैट फुट हो गया, ठीक है। ये नसें आप लोगों के हाथों में ज़्यादा दिखनी नहीं चाहिए, ये स्क्विंट आइज नहीं होनी चाहिए। तो सारी चीज़ें जो है फिजिकल बहुत तगड़े तरीके से होगा। टैटू का भी वही रूल है जो उन लोगों के लिए जो जिन लोगों ने टैटू बना रखा है भाई, वो अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं। और देखो यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है, जैसे अगर आप ओबीसी से फॉर्म लगाते हो, ईडब्ल्यूएस से फॉर्म लगाते हो, तो जो सर्टिफिकेट है ना वो आपके पास लेटेस्ट होने चाहिए सेंटर के, ठीक है। सेंटर के सर्टिफिकेट होने चाहिए। और अगर आप लोगों के पास में सर्टिफिकेट अगर अभी नहीं है और आप लोगों ने फॉर्म लगा दिया और उसके बाद में जब आप जो है डीवी के टाइम सर्टिफिकेट पेश नहीं कर पाते, तो आप लोग जो है अनरिजर्व कैटेगरी में आ जाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लोगों को बाहर कर देंगे। तो अगर कोई ओबीसी से है और सर्टिफिकेट बना रहा है और टाइम पे नहीं बनता, तो आप लोग एक बार अप्लाई तो आपको ओबीसी से ही करना है, ठीक है। अगर ईडब्ल्यूएस से हो तो ईडब्ल्यूएस से करो, क्या पता उस टाइम पे सर्टिफिकेट वो बाद का भी मान ले, नहीं तो आप जनरल में तो वैसे ही आने हो, ठीक है, बाहर तो होने नहीं हो। तो इस बात का जो विशेष ध्यान रखना, सर्टिफिकेट वाले अगर नहीं है तो सर्टिफिकेट बनवा लो, नहीं तो जनरल में तो आप लास्ट में आ ही जाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भाई। और कट ऑफ देखो पिछली बार जो है ओबीसी कट ऑफ जो है बहुत कम थी, ओबीसी कट ऑफ थी 101 नंबर, ठीक है। 200 में से 100 नंबर मिनिमम चाहिए ही चाहिए थे ना, मैं बोला था 50% चाहिए ओबीसी वालों को, और 101.50 नंबर कट ऑफ थी। जस्ट जो भी क्वालिफाई किया था ना वो सारे सेलेक्ट हो गए थे। ओबीसी की सीटें ज़्यादा थी। जनरल की यूआर की जो कट ऑफ थी ना वो थी 125 नंबर। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ थी, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थी लगभग 116 नंबर। और इतनी जो है एसटी की कट ऑफ जो थी वो 101 नंबर थी। और एससी की कट ऑफ जो थी वो भी करीब 111 के आसपास थी, ठीक है, 110 या 111 कट ऑफ थी। तो ये सारी कट ऑफ थी। ओबीसी के जो है कैंडिडेट बहुत ज़्यादा सेलेक्ट हुए थे, करीब 50 कैंडिडेट ओबीसी के सेलेक्ट हुए थे, जबकि यूआर के लगभग 18 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे। इस वजह से ये ओबीसी कट ऑफ आप लोगों को थोड़ी सा कम देखने को मिल रही है, क्योंकि ओबीसी की सीटें पिछली बार बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना, क्योंकि पिछली बार जो है ना इस कट ऑफ को देख के आप अब तैयारी नहीं कर सकते, क्योंकि पिछली बार का लोचा मैंने बताया ना कि मेंस का जो सेकंड पेपर जो था कन्वेंशन वाला, उसका बिना बताए जो सीधा ही मेल आ गया था, और वो 20 दिन बाद में, और बच्चों को टाइम ही नहीं मिला था, 7 दिन बाद तो उनका एग्जाम ही था। तो हो सकता है कि इस बार बच्चे जो है अच्छे से तैयारी करके जाएं। तो पुरानी कट ऑफ के हिसाब से तो आप मत देखो, आप जो है अच्छे से तैयारी करो। तो नोटिफिकेशन में बताने वाली बस इतनी चीज़ें थी कि डिग्री वाले अलाउड नहीं है, और बाकी जो मेडिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल स्टैंडर्ड ये सारी चीज़ें आप लोग देख ही लो, उसी के हिसाब से आप लोगों को तैयारी करनी है। और इसकी जो भाई मेरे हिसाब से तो जो अच्छी जॉब होती है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4200 ग्रेड पे की जॉब है, और डिप्लोमा वालों को 4200 ग्रेड पे की जॉब भाई अच्छी मान दो आप, ठीक है। डिप्लोमा वाले जो है 5400 पे तो अलाउड ही नहीं होते, सिर्फ 4200 पे होते हैं। और स्टेट में जैसे राजस्थान में बात करें तो 3600 ग्रेड पे की जॉब मिलती है। तो ये सारी चीज़ें थी, एक एक करके मैंने अपने हिसाब से क्लियर कर दी। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, वहाँ पे आ जाओ टेलीग्राम पे, और वहाँ पे तो मैं सारे डाउट आप लोगों को क्लियर करता ही हूँ, ठीक है। तो सारी चीज़ें मेरे हिसाब से क्लियर हो गई। फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर दो। धन्यवाद दोस्तों।